गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड लेसन इकोनॉमिक्स में। हम सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा लेसन 2 इकोनॉमिक्स क्लास 10th। देखिए पहला टॉपिक क्या दिया बच्चों इसमें, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? में सारी एक्टिविटी और दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी। पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो इस पैसा कमाने वाली एक्टिविटी को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आगे बता रहे हैं, सेक्टर डिफाइंस ए लार्ज सेगमेंट। सेक्टर एक बड़े टुकड़े को बताता है ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के, इन विच जिसके अंदर बिजनेस शेयर द सेम और ए रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। जिसमें बिजनेस शेयर करता है एक ही जैसी या संबंधित प्रोडक्ट को या सेवा को, यानी एक जैसे कामकाज को एक तरफ रख लिया गया और पैसा कमाने की कुछ एक्टिविटी जो अलग टाइप की हैं उनको अलग हिस्से में रख लिया गया, जिनको सेक्टर कहा गया। जैसे ज़मीन से जुड़े हुए जो कामकाज हैं उनको अलग रख लिया गया, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहा गया। फैक्ट्री जिसमें रूप कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया जाता है, उनको अलग हिस्से में रख लिया, उसको दूसरा सेक्टर कहा गया, जिसको हम सेकेंडरी कहते हैं। और एक हिस्सा ले लिया अलग से सर्विस सेक्टर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम है उसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसको सर्विस सेक्टर में रख लिया। तो ये पैसा कमाने वाली एक्टिविटी यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनको अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। तो 3 मेन सेक्टर हम इसमें पढ़ेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों नोट्स में, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाई एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ नोन एज द प्राइमरी सेक्टर। जीडीपी को बच्चों एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान एक फसल प्रोड्यूस करता है गेहूं की, वो उसको 1000 रुपये में कन्फेक्शनरी वाले को सेल कर देता है। तो किसान के लिए फाइनल गुड्स क्या है? 1000 रुपये में जो उसने सेल कर दी। अब दूसरी जगह उसने सेल की कन्फेक्शनरी वाले को, जिसने उसे आटे में कन्वर्ट किया और कुछ गुड्स वहाँ पे बनाया उसने, और आगे मार्केट में उसको 1500 रुपये में बेच देता है। तो 500 रुपये इस तरीके से वो जनरेट कर रहा है वहाँ पर, ये 500 रुपीज़ जनरेट कर रहा है। तो दोनों का टोटल अगर लगाएं 1000 किसान और 500 ये, तो 1500 हमारे देश की टोटल इनकम हो गई है, जिसको जीडीपी कहेंगे। जब हम सीधे इस 1500 को ले लेते हैं, क्योंकि इस 1500 के अंदर उस किसान की भी कीमत जुड़ी हुई है और जो आगे फिर दूसरे स्टेप पे वर्क हुआ उसकी भी जुड़ी हुई है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है कि जो वैल्यू है फाइनल गुड्स की उसी को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज़ द वैल्यू, जीडीपी वैल्यू है और पोल फाइनल गुड्स, सभी फाइनल गुड्स और सर्विस का। प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, जो एक देश के अंदर पैदा होता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, एक वर्ष के दौरान। इट शोज, ये दर्शाता है हाउ बिग द इकोनॉमीज, की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। इन इंडिया, भारत के अंदर। इन इंडिया, भारत के अंदर द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी, जीडीपी को मापने का काम इस अंडरटेकन किया जाता है बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, केंद्रीय सरकार के मंत्रालय के द्वारा। फिर ये ग्राफ दिखाया गया है बच्चों। ये ग्राफ जो बिलो नीचे शो करता है, दर्शाता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस को इन तीनों सेक्टर के अंदर। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर वो बता रहा है। तो यहाँ पर
ब्लू कलर से प्राइमरी सेक्टर है, रेड में सेकेंडरी, और फिर इस प्रकार से देखिए बच्चों, ग्रीन जो लाइन है ये सबसे बड़ी है, यानी सर्विस सेक्टर 13 और 14 के अंदर बहुत ज़्यादा ये सर्विस रेंडर कर रहा है, ज़्यादा रोज़गार दे रहा है लोगों को, तो देश की इनकम ज़्यादा यहीं से जनरेट हो रही है। फिर रेड कलर वाला ये सेकेंडरी सेक्टर उससे कम है, और प्राइमरी सेक्टर तो सबसे कम घट गया। जबकि 1973 की अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था, सर्विस सेक्टर भी था लेकिन प्राइमरी सेक्टर से कम। अब देखा जाए अगर 13-14 का जो डेटा दिया है तो उसमें सर्विस सेक्टर की लाइन सबसे ज़्यादा है। इन द ईयर 13-14 2013-14 में द टर्शियरी सेक्टर इमर्ज्ड, ये टर्शियरी सेक्टर उभरा है एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सबसे बड़े प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में इन इंडिया भारत के अंदर, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करके। द टर्शियरी सेक्टर हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट, टर्शियरी सेक्टर महत्वपूर्ण बन गया इन इंडिया भारत के अंदर, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों की वजह से। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, सर्विस जैसे कि हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी etc. आर कंसिडर्ड एज बेसिक सर्विस, इन्हीं को बेसिक सर्विस समझा जाता है। एंड आर नेसेसरी, और ये ज़रूरी है, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट का नेतृत्व करता है सर्विस सेक्टर के, सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। यदि एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी अपना सामान लाने के लिए, माल बेचने के लिए व्यापार की ज़रूरत पड़ेगी, माल को रखने के लिए गोदाम की, उसी तरीके से इंडस्ट्री को भी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलप होने से उनको ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा। विद द राइज इन द इनकम, आमदनी के बढ़ जाने की वजह से ऑफ द पीपल, लोगों के, दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस, वो ज़्यादा सेवाओं की डिमांड को शुरू कर देते हैं, लाइक ईटिंग आउट, जैसे खाना, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग etc. तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो उनको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से भी सर्विस सेक्टर बढ़ता है। ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशक के अंदर सर्टेन न्यू सर्विस, कुछ नई सेवाएं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित, हैव बिकम इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण बन गई, एंड एसेंशियल, और ज़रूरी बन गई। अब वो रोज़गार कौन दे रहा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। 3 कॉलम हमने बना लिए, प्राइमरी सेक्टर के, सेकेंडरी के और टर्शियरी के। तो तीनों में देखिए क्या क्या डिफरेंस है। फिर सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए एक सेंटेंस लिखा गया है, प्राइमरी के लिए एक लिखा गया है। अब देखिए पहले कॉलम में, मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स, आधे से ज़्यादा कर्मचारी इन इंडिया, भारत के अंदर, आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर, ख़ास तौर से एग्रीकल्चर में। अब दूसरी साइड देखिएगा, सेकेंडरी और टर्शियरी का कंबाइंड है पॉइंट। दिस सेक्टर एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द पीपल, इन सेक्टर के अंदर लोग लगे हुए हैं आधे से कम, एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सेक्टर, अगर प्राइमरी सेक्टर के साथ तुलना की जाए। तो शुरुआत में तो प्राइमरी सेक्टर में ही ज़्यादा लोग थे, यही ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में, देखिए पहले बच्चों, इट कंट्रीब्यूट टू ओनली ए क्वार्टर ऑफ द GDP। अब स्थिति क्या हो गई, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा,
इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी। ये जीडीपी के केवल एक चौथाई के अंदर योगदान देती है अपना जो प्राइमरी सेक्टर है। देश की जो इनकम है उसमें से सिर्फ 1/4 इनकम किससे बिलोंग करती है? प्राइमरी सेक्टर से। अब दूसरी साइड में देखिए सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या है। दीज सेक्टर्स प्रोड्यूस 4/5 5 में से 4 हिस्से ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी देश की इनकम होती है, जीडीपी होती है, उसमें से 5 में से 4 हिस्से कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से, और एक हिस्सा प्राइमरी सेक्टर से। अब आगे देखिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा रोजगार कैसे उत्सर्जित करें? एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन, रोजगार दिया जा सकता है टू पीपल, लोगों को, बाय आइडेंटिफाइंग, पहचान करके, प्रमोटिंग, बढ़ावा देकर, एंड लोकेटिंग इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज को लोकेट करके, एंड सर्विसेज और सेवाओं को इन सेमी रूरल एरिया। जो सेमी रूरल एरिया है, जहाँ पर कुछ देहात है, कुछ टाउन है, उसको सेमी रूरल एरिया बोलते हैं। एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य और रीजन क्षेत्र हैज़ द पोटेंशियल, सामर्थ्य रखता है, फॉर इंक्रीजिंग, बढ़ाने की, द इनकम, आमदनी को, एंड एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार को, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन दैट एरिया, उस क्षेत्र के अंदर। इट कैन बी डन, इसको किया जा सकता है, बाय टूरिज्म, टूरिज्म के माध्यम से। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, या क्षेत्रीय क्राफ्ट इंडस्ट्रियों को बढ़ावा दिया जाए। और न्यू सर्विस या नई सेवाएं लागू की जाएं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ए स्टडी कंडक्टेड, एक अध्ययन किया गया, बाय द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, नॉन एज नीति आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और वो एस्टिमेट लगाता है कि नियरली 20 लाख जॉब्स, की लगभग 20 लाख नौकरियां, कैन बी क्रिएटेड, पैदा की जा सकती हैं, इन द एजुकेशनल सेक्टर, शैक्षणिक क्षेत्र में, अलोन, अकेले। द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, इन इंडिया, भारत में, भारत के अंदर केंद्र सरकार ने मेड ए लॉ, एक कानून बनाया, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क, काम करने के अधिकार को लागू करना, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट, लगभग 625 जिलों में, ऑफ इंडिया, भारत के, विच इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट में हम MG नरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नरेगा। अंडर महात्मा गांधी नरेगा 2005, ऑल दोज में, सब, हु आर एबल टू, जो योग्य हैं, एंड आर इन नीड ऑफ, और ज़रूरतमंद हैं, ऑफ वर्क, काम के, इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, आर गारंटीड, उनको गारंटी दी जाती है, 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन के रोजगार की, इन ए ईयर, एक वर्ष के अंदर, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट असफल हो जाती है, इन इट्स ड्यूटी, अपनी ड्यूटी में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को उपलब्ध कराने में, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी बिना रोजगार कराए पैसे देगी, टू द पीपल, लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ सेक्टर, सेक्टर का बंटवारा, हैज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के रूप में। देखिए उच्च ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं। पहले ऑर्गेनाइज को पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए सेक्टर, ये एक सेक्टर है, वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड, जहाँ पर रोजगार की शर्तें फिक्स होती हैं, एंड रेगुलर होती हैं, एंड द एम्प्लॉयज़ गेट एश्योर्ड वर्क, और लोगों को एश्योर्ड वर्क मिलता है, काम का आश्वासन मिलता है, उनको काम मिलता ही मिलता है, वहाँ पर मना नहीं की जाती काम के लिए। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या किसी इंडस्ट्री की बात करें, तो जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं
उनको तो वर्क का एश्योरेंस होता ही है। फिर इसी सेक्टर में पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड में पहले दूसरा पॉइंट, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स, और इसको इसके कानूनों को फॉलो करना पड़ता है, एंड तो क्या होता है में रजिस्टर्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके रूल रेगुलेशन का अनुसरण, सरकार जो कायदे कानून बनाती है उनको मानना पड़ता है। इनको कितने घंटे रोज़गार देना है, किस टाइप की जॉब के लिए कितनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड के लिए कितना पैसा कटना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं। ओवर टाइम है तो वेजेस डबल रेट से मिलनी चाहिए। ये सारे रूल इन पे लागू हो जाते हैं। विच आर गिवन, जो दिए होते हैं इन वेरियस लॉज, अनेक कानूनों में, सच एज द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के अंदर लिखे हुए कानून हैं वर्कर्स के लिए, उनको फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम वेजेज एक्ट, ये दूसरा कानून है, कम से कम मजदूरी किस टाइप के काम के लिए कितनी होनी चाहिए, इस एक्ट को भी फॉलो किया जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी दी जाएगी कर्मचारियों को। शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, ये इन सब का अनुसरण करना पड़ता है। फिर इसी में देखिए अभी ऑर्गेनाइज्ड में, द जॉब इज़ रेगुलर, यहाँ पर जो जॉब होती है रेगुलर होती है। एक बार परमानेंट जॉब ये मिल जाती है तो परमानेंट रहती है, रेगुलर रहती है, एंड हैज़ फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और यहाँ पर जो काम के घंटे होते हैं वो फिक्स होते हैं, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं रोका जा सकता। इफ़ पीपल वर्क मोर, अगर लोग ज़्यादा काम करते हैं, दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। इफ़ पीपल वर्क मोर, अगर लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा भुगतान होता है ओवर टाइम के लिए। तो फैक्ट्री एक्ट में लिखा है कि ओवर टाइम है तो डबल रेट से पेमेंट दिया जाएगा। अब इसी में ऑर्गेनाइज्ड में नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कर्स इंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार की यहाँ पर सुरक्षा है, इसको एंजॉय करते हैं यहाँ पर वर्कर ऑर्गेनाइज्ड में। ऐसा नहीं है उनको रोज़ रोज़ मना कर दी जाएगी भाई कल से मत आना, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है रोज़गार की। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स, उनको अनेक अदर लाभ भी दिए जाते हैं, दूसरे लाभ भी उनको दिए जाते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मालिक की तरफ से, सच एज पेड लीव, जैसे कि पेड लीव होती है, जो छुट्टी होती है, पेमेंट उसका भी होता है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, हॉलीडेज़ के टाइम पेमेंट करना। प्रोविडेंट फंड की सुविधा होती है, ग्रेचुइटी की सुविधा होती है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट्स, पीपल गेट मेडिकल बेनिफिट्स, लोग मेडिकल बेनिफिट्स प्राप्त करते हैं। द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़, फैक्ट्री मैनेजर को फैसिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, कि पानी पीने की सुविधा है या नहीं है, एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको काम करने का वातावरण सेफ मिल रहा है कि नहीं। वैन दे रिटायर, जब वो रिटायर होते हैं, दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल, ये वर्कर पेंशन भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी कर्मचारी आते हैं। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ वर्कर, ETC। अब हम करते हैं बात अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, बात करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर is characterized by small and scattered unit which are largely outside the control of government। तो ये जो होती हैं स्कैटर्ड यूनिट होती हैं, बिखरी हुई यूनिट होती हैं, जैसे छोटी छोटी दुकानें हो गई, और ये ज़्यादातर बड़े स्तर पर क्या होता है, सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इस पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूल भी लागू नहीं कर पाती सरकार।
रूल रेगुलेशन तो बना दी सरकार ने सबके लिए, लेकिन ये फॉलो नहीं करते हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड, लेकिन इसका अनुसरण नहीं किया जाता। सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड, चूँकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं विद द गवर्नमेंट, सरकार के पास। अब अनऑर्गेनाइज्ड में अगला पॉइंट क्या है? जॉब्स आर लो पेड, नौकरियां लो पेड होती हैं, कम भुगतान किया जाता है। एंड ऑफन नॉट रेगुलर, और अक्सर रेगुलर नहीं होती। कभी भी ये अपने एम्प्लॉय को निकाल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, रोज़गार यहाँ पर सिक्योर नहीं होता। पीपल कैन बी आस्क्ड, लोगों से पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है, टू लीव, छोड़ने के लिए, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के। रीजन कोई प्रावधान नहीं होता। फॉर ओवर टाइम के लिए। पेड लीव का, हॉलीडेज़ का। लीव ड्यू टू सिकनेस, बीमारी की वजह से छुट्टी का, ETC आदि, ऐसा कोई भी प्रोविज़न यहाँ पर नहीं होता। देयर आर नो सच फैसिलिटीज, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के उदाहरण हैं शॉपकीपिंग, दुकानें जो होती हैं, उसके बाद के फार्मिंग, खेती बाड़ी, डोमेस्टिक वर्क्स, घर के कामकाज, लेबरिंग, मजदूरी, रिक्शा पुलिंग, रिक्शा का चलाना, खींचना, ETC आदि, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कर्मचारियों को कैसे प्रोटेक्ट करें? देयर इज ए नीड, एक ज़रूरत है, फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा की, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट की, ऑफ द वर्कर्स, कर्मचारियों की, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। हियर आर फ्यू पॉइंट्स, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, विच विल हेल्प, जो मदद करेंगे इन डूइंग सो, ऐसा करने में। द गवर्नमेंट कैन फिक्स, सरकार फिक्स कर सकती है, द मिनिमम वेजेज रेट, मिनिमम वेजेज रेट को, एंड वर्किंग आवर्स, और कामकाज के घंटों को। तो सरकार तय कर सकती है कि अनऑर्गेनाइज्ड भी इससे कम मजदूरी नहीं देगा, इससे ज़्यादा घंटे काम नहीं कराएगा, तो कर्मचारियों के शोषण को रोका जा सकता है। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, सरकार उपलब्ध करा सकती है, चीप लोन, सस्ते लोन, टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, अपने कामकाज में लगे हुए लोगों को। तो लोग अपने घर का काम, अपने स्वयं के रोजगार चला सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड, सरकार उपलब्ध करा सकती है, चीप एंड अफोर्डेबल बेसिक सर्विस, सस्ती और जिसको अफोर्ड किया जा सके ऐसी कुछ बेसिक सर्विस, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, फूड, भोजन, टू दीज वर्कर्स, इन कर्मचारियों को। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन फ्रेम न्यू लॉज, सरकार नए कानून बना सकती है, विच कैन प्रोवाइड, जो उपलब्ध कराएं, प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम का प्रोविज़न दे, जो पेड लीव का उसमें कुछ प्रोविज़न रखा जाए, लीव ड्यू टू सिकनेस का भी प्रोविज़न उसके अंदर रखा जाए, बीमारी की वजह से जो छुट्टियां होती हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी रखा जाए। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, अब आगे की बात है, सेक्टर्स को अब ओनरशिप के आधार पर बताया, मालिकाना हक के आधार पर सेक्टर्स को बांटा है। तो मालिकाना हक के आधार पर सेक्टर्स को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक और निजी। देखो बच्चों, पहले पब्लिक सेक्टर की बात चल रही है, दूसरी साइड में प्राइवेट सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर में क्या कह रहे हैं? इन द पब्लिक सेक्टर में द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, सरकार ही ज़्यादातर संपत्तियों को रखती है, एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस, और सारी सेवाएं सरकार देती है।
जबकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन द प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप ऑफ द एसेट, संपत्तियों का मालिकाना हक, एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और सेवाओं की डिलीवरी इज होती है इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों में, और कंपनीज या प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होती है। अब पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। रेलवे पब्लिक सेक्टर का है, ये गवर्नमेंट का होता है तो पब्लिक सेक्टर में आया। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस भी पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज है जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। टिस्को शॉर्ट में बोलेंगे इसको, या रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सब प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं। अब देखिए पब्लिक सेक्टर में पॉइंट, द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर का मकसद इज होता है नॉट जस्ट वन प्रॉफिट, ना केवल प्रॉफिट का कमाना। इट्स मेन एम, इसका मुख्य मकसद इज होता है पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक का कल्याण करना। जैसे सड़कें पब्लिक के लिए बनवाती है सरकार ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, पैसे कमाने के लिए तो सड़कें नहीं बनवाई जाती। जबकि प्राइवेट सेक्टर में मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। देखिए प्राइवेट सेक्टर की साइड में देखिए बच्चों, एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक्टिविटी आर गाइडेड बाय द मोटिव, ये गाइड होती हैं बाय द मोटिव के द्वारा टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाने के। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जिम्मेदारियाँ। देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटी, बड़े स्तर पर एक्टिविटी होती हैं। विच आर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुख्य जिम्मेदारी हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। हियर, यहाँ पर वी हैव लिस्टेड ए फ्यू ऑफ दैम, हमने उनमें से कुछ को लिस्ट किया। गवर्नमेंट रेजिज मनी, सरकार धन रेज करती है थ्रो टैक्सेस, टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है। अदरवाइज, और अन्य तरीक़ों से भी पैसा इकट्ठा करती है। क्या करती है इस पैसे से सरकार? टू मीट एक्सपेंसेस, खर्चों को पूरा करती है। ऑन द सर्विसेज, सेवाओं पर रेंडर्ड बाई इट, जो इसके द्वारा दी जाती हैं। सरकार पब्लिक को जो भी सर्विस रेंडर कर रही है उस खर्चे को पब्लिक से ही वसूला जाता है, टैक्स के माध्यम से या अन्य तरीक़ों से। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग, सरकार को बहुत भारी खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़कों का बनवाना, ब्रिजेज, पुलों का बनवाना, रेलवेज़ का बनवाना, हार्बर्स का, और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का बनवाना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके, बिजली उत्पादन। प्रोवाइडिंग इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना, थ्रो डैम्स, बांधों के माध्यम से। ऑल्सो इट हैज़ टू एंश्योर, और इसको एंश्योर भी करना होता है दैट दिस फैसिलिटीज़, की ये सुविधाएँ आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं, फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। देयर आर सम एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ हैं विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, जिनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है, टू एनकरेज, बढ़ावा देने के लिए, द प्राइवेट सेक्टर को, टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन को और बिजनेस को जारी रखने के लिए। द गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत के अंदर सरकार वाइज खरीदती है वीट, अनाज एंड राइस और चावल फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से, एट ए फेयर प्राइस, एक फेयर प्राइस पर, एंड सेल्स, और इसको बेच देती है एट ए लोअर प्राइस, एक कम कीमत पर, टू द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को, थ्रो राशन शॉप के माध्यम से। इन दिस वे, इस प्रकार से इट सपोर्ट, ये सपोर्ट करती है वो दोनों को, फार्मर्स को भी एंड कंज्यूमर्स को भी। रनिंग प्रॉपर स्कूल, अच्छे तरीके से स्कूलों का चलाना, एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन देना, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी देना, फॉर ऑल, सभी को, आर सम ऑफ द ड्यूटीज़, कुछ जिम्मेदारियां हैं ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड, सरकार को ज़रूरत भी होती है, टू पे अटेंशन, ध्यान देने की, टू एस्पेक्ट्स, पहलुओं पर, ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास के, सच एज, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की उपलब्धता, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर, गरीबों के लिए हाउसिंग फैसिलिटी, एंड फूड, और भोजन, एंड न्यूट्रिशन, पोषक तत्व, टेकिंग केयर ऑफ द पुअरेस्ट, गरीब से गरीब का ध्यान रखना, एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री, और देश के जो सबसे ज़्यादा
अनदेखी किए गए क्षेत्र हैं, इन सब का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक करते हैं। हैव अ नाइस मीटिंग।